नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट के धुरंधर के अंतर्गत आज आप 60 और 70 के दशक के एक महानतम बल्लेबाज से मिल रहे हैं, दिलीप नारायण सरदेसाई, जो कि दिलीप सरदेसाई के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म 8 अगस्त 1940 को गोवा के मडगांव जिले में हुआ था। दिलीप सरदेसाई अपने समय में मध्यक्रम के एक आक्रामक बल्लेबाज हुआ करते थे। सरदेसाई गोवा में जन्मे एकमात्र खिलाड़ी थे जो भारतीय टेस्ट टीम में खेले और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई। सरदेसाई का परिवार एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार था। उनका पालन पोषण गोवा के मडगांव में ही हुआ। क्रिकेट के प्रति इनकी विशेष रुचि थी, परंतु गोवा में क्रिकेट का कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। 1957 में जब सरदेसाई 17 वर्ष के थे तब इनका परिवार मुंबई में आकर बस गया। सरदेसाई ने विल्सन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कोच मान्या नाइक ने उनकी प्रतिभा को देखा और उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए। सरदेसाई ने 1959-60 में इंटर यूनिवर्सिटी मैच खेलते हुए रोहिंटन बारिया ट्रॉफी में अपनी पहली छाप छोड़ी। इस ट्रॉफी में उन्होंने 87 रन के औसत से 435 रन ठोंक दिए। इसके तुरंत बाद दिलीप सरदेसाई का चयन कंबाइंड यूनिवर्सिटी टीम में भी हो गया। 1960-61 में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का अवसर मिला। सरदेसाई की तकनीक से प्रभावित होकर चयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लाला अमरनाथ ने उन्हें चुन लिया। सरदेसाई ने पाकिस्तान के खिलाफ पुणे में प्रथम श्रेणी मैच में पदार्पण किया। सरदेसाई ने मैच की अपनी एकमात्र पारी में शानदार 87 रन बनाए और उस समय के बेहतरीन पाकिस्तानी बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद का शानदार कैच भी लपका। उसी के बाद पाकिस्तान के ही खिलाफ बोर्ड अध्यक्ष एकादश की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 260 मिनट बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 106 रन ठोंक दिए। उन्होंने इसी मैच में तीसरे विकेट के लिए विजय मेहरा के साथ 134 रनों की साझेदारी भी निभाई। 1961-62 में कंबाइंड यूनिवर्सिटी के मैच में उन्होंने गुजरात के खिलाफ ताबड़तोड़ 81 रन फिर ठोंक दिए। अंततः 1961 में जब इंग्लिश टीम भारत के दौरे पर आई तब कानपुर के दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में चुन लिया गया। इस मैच की प्रथम पारी में उन्होंने 28 रन बनाए और स्पिनर टोनी लॉक की एक गेंद को लेट कट करने के चक्कर में वह हिट विकेट आउट हो गए। 108 मिनट तक सरदेसाई क्रीज पर रहे। इसी साल सीजन के अंत में उन्होंने वेस्ट इंडीज का दौरा किया और 5 टेस्ट मैचों की इस श्रृंखला में वह 3 टेस्ट मैच खेले। इसी दौरे में चार्ली ग्रिफिथ की एक बाउंसर से भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर घायल होकर सीरीज के बाहर हो गए और नारी कॉन्ट्रैक्टर के घायल होने के कारण दिलीप सरदेसाई की जगह प्लेइंग 11 में सुनिश्चित हो गई। ब्रिजटाउन टेस्ट में पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने पहली पारी में 31 और दूसरी पारी में 60 रन बनाए। 1963-64 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में सरदेसाई ने 449 रन ठोंक दिए। इस सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट में उन्होंने 79 और 87 रनों की शानदार पारी खेली। उनके इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण ही फॉलो ऑन मिलने के बाद भी भारत यह मैच ड्रा कराने में कामयाब रहा। 1964-65 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में सरदेसाई ने ताबड़तोड़ दोहरा शतक ठोंक दिया। न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट मैच में भारत को फॉलो ऑन खेलने के लिए विवश कर दिया था, परंतु सरदेसाई का यह दोहरा शतक भारत की जीत के लिए कारगर सिद्ध हुआ। 1966-67 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन काफ़ी उत्कृष्ट रहा।
इसी कारण 1967 में इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम के सदस्य के रूप में उन्हें फिर से चुना गया, परंतु लॉर्ड्स टेस्ट में प्रथम श्रेणी मैच खेलते हुए वह पवेलियन की सीढ़ी से गिरकर घायल हो गए। इसके बाद हेडिंग्ले टेस्ट से इन्हें वंचित होना पड़ा। एक टेस्ट मैच खेलने के बाद फिर अनफिट होने के कारण यह टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। 1967-68 में ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद वह फिर घायल हो गए और उन्हें टीम के बाहर बैठना पड़ा। यह दौर दिलीप सरदेसाई के कैरियर का काफ़ी बुरा दौर था। रह रहकर चोटिल होने के कारण और अनफिट होने के कारण काफ़ी लंबे समय तक उन्हें टीम के बाहर रहना पड़ा। अंततः 1970-71 में फिर से उन्हें एक बार भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली, जब कप्तान अजीत वाडेकर के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया। किंगस्टन के पहले टेस्ट मैच में 75 रन पर भारत के 5 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। तभी सरदेसाई ने अपनी जुझारू पारी खेलते हुए शानदार 212 रन बनाए और भारत का स्कोर 387 रन तक पहुंचा दिया। पोर्ट ऑफ स्पेन के अगले टेस्ट में सरदेसाई के बल्ले से 112 जिताऊ रन भी निकले। परिणाम स्वरूप भारत यह टेस्ट मैच जीतने में सफल रहा। अपनी शानदार फॉर्म के कारण इस सीरीज में दिलीप सरदेसाई ने रनों की बरसात कर दी। इसी श्रृंखला के चौथे टेस्ट में 70 रन पर भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। इस पारी में भी सरदेसाई ने शतक ठोंकते हुए बेहतरीन 150 रन बनाए। इस श्रृंखला में भारत के बाहर विदेशी मैदान पर दोहरा शतक बनाने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज बने। इस श्रृंखला में दिलीप सरदेसाई ने 642 रन बनाए। वह सुनील गावस्कर से पीछे रहे, क्योंकि सुनील गावस्कर ने इस श्रृंखला में 774 रन बनाए थे। यह किसी श्रृंखला में भारत की वेस्टइंडीज पर पहली जीत थी। साथ ही किसी विदेशी धरती पर भारत ने यह पहली टेस्ट श्रृंखला जीती थी। भारतीय चयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष विजय मर्चेंट ने इस जीत के बाद सरदेसाई को भारतीय क्रिकेट का पुनर्जागरण पुरुष कहा था। 1971 में ही इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में सरदेसाई के बल्ले से पहली पारी में 54 और दूसरी पारी में 40 उपयोगी रन निकले। सरदेसाई की इस पारी के कारण ही भारत ने यह टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। तीसरा टेस्ट मैच ड्रा रहा और भारत ने यह श्रृंखला भी जीत ली। इसके बाद एक और टेस्ट मैच खेलने के बाद सरदेसाई का कैरियर समाप्त हो गया। 1972-73 के सीज़न के अंत में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। अपने कैरियर का अंतिम टेस्ट मैच उन्होंने 20 दिसंबर 1972 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सरदेसाई अपना समय मुंबई और गोवा में स्थित अपने आवास पर बिताते थे। दिलीप सरदेसाई को प्यार से उसके मित्र सरदी सिंह भी बुलाते थे। अपने टेस्ट कैरियर में सरदेसाई ने 30 टेस्ट मैच खेलकर 2001 रन बनाए, जिनमें 2 दोहरे शतक, 5 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं प्रथम श्रेणी मैचों में 179 मैच सरदेसाई ने खेले और 10,230 रन बनाए, जिनमें एक दोहरा शतक, 25 शतक और 56 अर्धशतक शामिल हैं। इनके शानदार प्रदर्शन के कारण भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 2 जुलाई 2007 को 66 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के बाद मुंबई में इस महान खिलाड़ी का निधन हो गया। भारतीय क्रिकेट की ये बहुत बड़ी क्षति थी।
इनके 2 बेटियां और एक पुत्र हैं। पुत्र राजदीप देसाई पूर्व क्रिकेटर थे, अब टीवी के एक मशहूर पत्रकार हैं। तो मित्रों, ये मुलाकात थी आपकी दिलीप सरदेसाई से। अब तक आप बल्लेबाजों से मिले, एक शानदार क्षेत्र रक्षक से मिले, एक शानदार गेंदबाज से मिले। बात क्षेत्र रक्षण की आती है तो विकेट के कीपर भी क्षेत्र रक्षण करने का एक अलग ही महत्व है, जिसे विकेट कीपर कहते हैं। अगले मंगलवार को हम एक शानदार विकेट कीपर से मिलवाएंगे कि अपने दौर में उनका विश्व में नाम था। लेकिन तब तक आप इस एपिसोड को देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगले मंगलवार तक इंतज़ार कीजिए, हम और आप मिलेंगे अगले मंगलवार को फारूक इंजीनियर से। तब तक के लिए नमस्कार।